मेरा नाम फराज राशिद है। मैं प्रोलिफिक आइल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ। आज हम आइल्स की राइटिंग पे बात करेंगे। आइल्स की जो राइटिंग होती है, इसमें दो मॉड्यूल्स की जो राइटिंग है दोनों थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पहले नंबर पे जो हम राइटिंग डिस्कस करेंगे वो आइल्स जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग है। और आइल्स जनरल ट्रेनिंग जो है वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए जब कोई कैंडिडेट जाता है तो आइल्स जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट देता है। और जो दूसरी टाइप की राइटिंग है वो आइल्स एकेडमिक की है। और इन दोनों की जो राइटिंग है उनमें दो चीज़ें कॉमन है। पहली चीज़ जो कॉमन है वो है कि दोनों के अंदर दो टास्क होते हैं। और दूसरी चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि दोनों का जो टाइम है वो सेम होता है, यानी दोनों के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और दोनों में दो टास्क होते हैं। आईएलटीएस जीटी की जो राइटिंग है उसके अंदर पहला जो पार्ट है टास्क वन, जिसको बोला जाता है आईएलटीएस जीटी राइटिंग टास्क वन, वो एक लेटर होता है जो आपको सर्टन लेजेंड्स के साथ दिया जाता है कि आपने इस पर्पस के लिए लिखना है। और जो इसका दूसरा टास्क, और ये जो लेटर राइटिंग का टास्क है इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और 150 वर्ड्स की लिमिट दी जाती है। जो इसका दूसरा टास्क है, जो जिसको राइट अप या ऐसे राइटिंग बोलते हैं, वो 40 मिनट का होता है। उसके अंदर 250 वर्ड्स के साथ आपने अपना जो है आर्ग्यूमेंट उसको मुकम्मल करना होता है। तो हम सबसे पहला जो जो डिस्कशन करेंगे वो आइल्स के आइल्स जनरल ट्रेनिंग के राइटिंग टास्क वन की करेंगे, जो कि लेटर राइटिंग से रिलेटेड है। अब लेटर राइटिंग जो है, हम लोग शुरू से ही इस कल्चर में लेटर लिखते आ रहे होते हैं। लेटर टू अ फ्रेंड, लेटर टू पेरेंट्स, ब्ला ब्ला, इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन जो टास्क के राइट लेटर्स होते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि आपको लेटर राइटिंग के अंदर या राइटिंग के अंदर को बहुत हाई फाई वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी चाहिए और बहुत ज़बरदस्त उसकी आर्टिकुलेशन या उसका जो लिखा जाना है वो बड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल से होना चाहिए। उसके अंदर बड़े एकेडमिक वर्ड्स होने चाहिए। हाँ, एकेडमिक वर्ड्स की ज़रूरत होती है। हाँ, वो अच्छा लिखा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आइडिया क्या है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। उस आइडिया के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी सेट ऑफ वोकैबुलरी है। अगर आपका जो लेटर है वो किसी बिल्डिंग से रिलेटेड है तो आपके पास जो वोकैबुलरी है वो कंस्ट्रक्शन और एवरीडे लिविंग की होनी चाहिए। अगर आप किसी गैजेट के बारे में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो गैजेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग के ऊपर कोई लेटर लिख रहे हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो ट्रैवलिंग और टूरिज्म से रिलेटेड होनी चाहिए। तो मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ी इसको एलेबोरेटिव वे में जाने के लिए मैं आपके साथ दो लेटर जो हैं वो डिस्कस करता हूँ। ये आइल्स जीटी का एक लेटर है जिसका टॉपिक है, यू एंड योर फैमिली आर लिविंग इन अ रेंटेड accommodation in an English speaking country. You are not satisfied with the condition of some of the furniture. Write a letter to the landlord in your letter. अब उन्होंने इस लेटर के अंदर जो 3 लेजेंड्स दिए हैं जिसको बाय ऑल मीन हमारे राइटर ने, लिखने वाले ने, या जो टेस्ट कैंडिडेट है उसने फॉलो करना है, वो क्या है? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नंबर वन। नंबर टू, एक्सप्लेन वट इज रॉन्ग विद द फर्नीचर। नंबर थ्री, say what action you would like the landlord to take. Write at least 150 words. You don't need to write any address. Begin your letter as dear. और फिर इसके साथ कुछ उन्होंने डॉट्स दिए हैं। अब ये जो है ये बिल्कुल एक क्लियर सा टास्क है, इसमें कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने जो लेटर लिखना है उसमें अगर आप 3 चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको कोई तसव्वुर नहीं है या आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको इसके लिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे या इसके लिए अच्छे बैंड्स मिलेंगे। अगर आपने अपने आप को उस लेटर के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, ये बताया कि प्रॉब्लम क्या है और जो सोल्यूशन है वो सजेस्ट किया है लैंडलॉर्ड को, तो आपका जो लेटर है वो 9 बैंड के लिए क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उसने वो तमाम लेजेंड्स जो हैं उसको मीट किया है। अब दूसरी चीज़ क्या है, आप लेटर तो लिख रहे हैं एक फर्नीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो घर के अंदर है, और आप उसके अंदर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट की कर रहे हैं। तो आपको
उसके ऊपर अच्छे बैंड जो हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो आप एक तो टू द पॉइंट बात करें। नंबर 3, आपकी जो वोकेबलरी है वो फर्नीचर और फिक्सचर से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। वो टेबल है, वो अपना जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं कर रहा, या उसकी जो पॉलिश है वो ख़राब हो चुकी है, या किसी जगह से वो उसकी जो टीयरिंग है वो हो चुकी है, वियर एंड टीयर की वजह से वो अब जो है काम नहीं कर पा रहा, और आते जाते हुए जो है उससे कुछ चोट लगने का खतरा है। तो ऐसी चीज़ों को आप उसके अंदर डिस्कस करें। अब आप चाहते क्या हैं? आप चाहते ही हैं कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए, या उसकी उसकी रिपेयर इस तरह की जाए कि वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना सिर्फ वो ठीक हो जाए बल्कि वो जो अपना पर्पज़ है उसको भी पूरा करे। क्योंकि फर्नीचर जो है, आपको पता है बाहर के मुल्कों में स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस ओरिएंटेड हैं लोग, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो उसने सिर्फ जगह घेरी हुई है, अपना पर्पस मीट कर रही है कि नहीं मीट कर रही। हर चीज़ का वहाँ पे, हर जो फर्नीचर है वो पर्पस बेस्ड है। वहाँ फर्नीचर किसी शौक से नहीं रखा हुआ। आपको आम घरों के अंदर कॉफ़ी टेबल और साइड टेबल और गैस चेयर्स ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। वहाँ के जितने भी घर हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वहाँ सारी जो लिविंग है वो पर्पसफुल है, और स्पेस सेविंग को वो खासा देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपने अपने इन सारी चीज़ों के अंदर अब उसी में रहना है। और जो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो क्या है कि हम जो लिख लेते हैं ना, हम उसे रीड नहीं करते। तो बाज़ औक़ात को सिंगल स्पेलिंग की मिस्टेक जो आती है, जैसे दिस है तो उसमें THIS की बजाय THS लिखा हुआ है, जैसे ड्यू है तो DU लिखा हुआ है। बहुत से जो लफ्ज़ हैं वो रीडिंग से, यानी आपने जो लिखा है उसको इस तरह से लिखें। एक तो जो आइडिया उसको प्रॉपर तरीके से लिखें। दूसरी चीज़ क्या करें कि जो भी आपने लिखा है उस लिखे हुए को आप एक दफ़ा रीड करें, ताकि उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो रीडिंग में ठीक हो जाए। इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो जो भी लिखा हुआ है वो आपके जो स्पेलिंग है वो रीडेबल होने चाहिए। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इस तरह की ज़रूर होनी चाहिए कि एक कॉमन स्टाइल की हो, बहुत खूबसूरत ना हो, नो इशू, ठीक है ना। बहुत आर्टिस्टिक नहीं होनी चाहिए, कर्व्स वाली नहीं होनी चाहिए, एक रेगुलर राइटिंग भी हो, लेकिन आपने जो लिखा हुआ है वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। आपके बहुत से जो नंबर हैं वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो ये था लेटर। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आइल्स जीटी के अंदर आती है वो राइट अप आता है। अब जो राइट अप है वो एकेडमिक में भी होता है, इसमें भी होता है। और राइट अप जो है वो आम तौर पे 3 तरह के राइट अप्स यहाँ पे दिए जाते हैं। एक आर्ग्यूमेंटेटिव होता है कि किसी चीज़ को डिस्कस किया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको इसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट बताएं, अपनी और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दें, और ओवरऑल जो है ना एक कंक्लूजन बताएं हमें। डिस्क्रिप्टिव होता है कि आप किसी इवेंट को, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें। और या फिर जो तीसरा होता है, तीसरी जो टाइप होती है वो नरेटिव होता है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। तो जो ये जो तीनों टाइप हैं, इन तीनों टाइप के अंदर वही जो बात जो लेटर के लिए थी वो बात यहाँ पे, लेटर में तो आपको लिमिट दी जाती है, लेजेंड्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट्स नहीं दी जाती। यहाँ आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है, क्या आपके ख्याल में वो तमाम मामलात का हल है, या क्या कैपिटल पनिशमेंट जो है वो इनह्यूमन नहीं है। अच्छा, आप अपना आर्ग्यूमेंट दें। या जो एक्सपेंशन है पब्लिक बिल्डिंग्स की, जैसे एयरपोर्ट है, जैसे रेलवे स्टेशन है, तो वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स क्रिएट करता है कि नहीं करता। तो हमें जो पुराने बड़े वाले हैं एयरपोर्ट्स या मेगा प्रोजेक्ट्स, उसकी बजाय माइक्रो और स्कैटर्ड प्रोजेक्ट्स पे जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम जो फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका इस्तेमाल बंद नहीं हो जाना चाहिए। तो इनका इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनके अंदर भी जो बेसिक चीज़ काम करेगी वो वही करेगी कि आपका आइडिया क्या है जिसके ऊपर आप जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। नंबर 2, आपके पास वोकैबुलरी क्या है। अगर आपके पास वोकैबुलरी सेट अच्छा है, आपका आइडिया जो है वो सॉलिड है, यूनिक है, डिस्टिंक्ट है,
और उससे रेलिवेंट वोकेबलरी आप यूज़ कर रहे हैं, और वोकेबलरी बहुत मुश्किल नहीं है, वोकेबलरी बिल्कुल आम सी कॉमन सी वोकेबलरी है, तो भी चलेगा। लेकिन अगर 2 4 6 एक अगर 250 वर्ड्स का एक राइटअप है, उसके अंदर अगर आप 8 10 12 वर्ड्स एकेडमिक यूज़ कर लेते हैं या डेरिवेटिव्स यूज़ कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वोकेबलरी का दूसरा नंबर है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो क्या है कि वो रेलिवेंट भी है, कि आप कुछ इररेलेवेंट लिख रहे हैं, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, और जो पॉइंट है उसके ऊपर आप आ नहीं रहे। तो आम तौर पे ये जो एसेज होते हैं या राइटअप्स होते हैं, ये 5 पैराग्राफ्स में लिखे जाते हैं। जो पहला पैराग्राफ होता है वो स्टेटमेंट को रीफ्रेज करता है, जो दूसरा पैराग्राफ होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, जो तीसरा पैराग्राफ होता है वो भी आर्ग्यूमेंट होता है, जो चौथा पैराग्राफ होता है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, और जो पांचवा पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन होता है। तो ये 250 वर्ड की लिमिट होती है। इस अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट या अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको डिलीवर कर लेते हैं 250 वर्ड्स के अंदर या 265 वर्ड्स में, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट ना करें, यानी 300 वर्ड्स तक ना जाएं, और 250 से कम इस्तेमाल ना करें। 250 से कम वर्ड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पढ़ने वाले को ये लगेगा कि आप जो है ना, यू रैन शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, आपके पास किसी चीज़ का कोई कमी थी, आपके पास कोई आइडिया की कमी थी या वोकेबलरी की कमी थी या आपको कोई जल्दी थी। तो वो एक एग्ज़ाम है जिसमें आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, और आपका उसके ऊपर एक शॉट है, जो लाइफ टाइम शॉट आप लेने जा रहे हैं। अगर वो फॉरेन स्टडीज़ हैं तब भी आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कैरियर के लिए थ्रू आउट योर लाइफ वो उसका आपको पे बैक करेगा। अगर वो एमिग्रेशन है तो भी वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो यहाँ पे आपने अपनी बिल्कुल पूरी प्रेपरेशन के साथ जाना है और पूरा जोर लगाना है अपना, जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर सकते हैं इसके लिए वो इसको ज़रूर करें। जो एकेडमिक राइट अप है, एकेडमिक राइट अप का जो पार्ट 1 है जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो रिपोर्ट राइटिंग होती है। रिपोर्ट राइटिंग आपको कुछ डाटा दिया जाता है जिसके अंदर एक एक्सट्रीम होती है, एक लोअर साइड होती है, और एक जो तीसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो एक मिडल का एरिया होता है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन जो पूरी की पूरी रिपोर्ट एज इट इज़ लिख देना जो है वो मसले का हल नहीं है। कोई चीज़ अपने पास से मत डालें, वहाँ पे मौजूद वोकैबुलरी है उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड या सिनोनिम्स यूज़ करें, और उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें कैची हैं उनको वहाँ पे डिस्कस करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जनरल सा जो राइट अप है उसके बारे में यही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। थैंक यू वेरी मच।